हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में एक शानदार टॉपिक के लिए, जिसमें चल रहा है हमारा इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि यदि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होती है। तो आपने देखा था कि वो दोनों जो थे, यानी वोल्टेज और जो करंट था, वो सेम एंगल में था, सेम फेज एंगल में था, ना कोई अग्रगामी था ना कोई पश्चगामी था। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने अगले परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। अब ये प्योर परिपथ जो है वो इंडक्टर है। क्या लगा हुआ है उसमें? इंडक्टर लगा हुआ है। तब हम जानेंगे कि भाई वोल्टेज और करंट इक्वेशन क्या होती है और वो कैसे निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध एक ही प्रेरकत्व लगा होता है, एक ही का मतलब है केवल और केवल इंडक्टर लगा होता है, वह शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ कहलाता है। तो ये मेरा एक प्रेरकत्व लगा हुआ है भाई, ये प्रेरकत्व लगा हुआ है और यहां पर मैंने इसको एसी प्रोवाइड करा दी है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है E बराबर EM साइन ओमेगा टी। क्या होता है? E बराबर EM साइन ओमेगा टी। और ये जो L है वो आपका शुद्ध प्रेरकत्व है, यानी प्योर इंडक्टर है। अब जब ये तो इसका सर्किट हो गया, समझ में आ गया होगा क्लियर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो आई फ्लो हो रही है, चलो स्मॉल लेते हैं, यहाँ पे जो आई फ्लो हो रही है उसकी तरंग समीकरण क्या आती है इस सर्किट के लिए? क्या वो सेम एंगल में आएगी या उसका एंगल चेंज हो जाएगा? और इस सर्किट का जो तरंग आरेख है, वेव डायग्राम है, वो कैसे बनता है और फेजर डायग्राम है वो कैसे बनता है। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इंटरमीडिएट क्लास में आपका इन सर्किटों के लिए करंट इक्वेशन डेरिवेशन नहीं है। आपको केवल सीधा सीधा याद रखना है कि इस सर्किट में शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में जो करंट होती है वो वोल्टेज से पीछे रहती है, पश्चगामी होती है। करंट क्या होती है? जो करंट है वो इस वोल्टेज से पश्चगामी होती है 90 एंगल, यानी 90 अंश पर धारा पश्चगामी होती है शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में। लेकिन अब वो पश्चगामी है कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारी अदर हायर एजुकेशन क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो जरा ध्यान से इसको देखना, समझना, और इंटरमीडिएट क्लास वालों को केवल इक्वेशंस और फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम समझ में आना चाहिए। उसके अलावा करंट इक्वेशन आपको डेरिवेशन करनी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें भी डेरिवेशन से सीखें कि करंट अग्रगामी है या पश्चगामी, हम आज तक पढ़ते आए हैं कि भाई जो करंट होती है वो शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में पश्चगामी होती है। तो वो आखिरकार होती कैसे है और कहां से वो पश्चगामी हो जाती है। तो आइए करते हैं शुरुआत। जब आपका E कहीं पर अप्लाइड किया जाता है और प्रेरकत्व वाले परिपथ में जाता है, प्रेरण में जाता है, तो इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, यानी इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रेरण के कारण क्या होता है? इसमें वोल्टेज। तो जिसकी जो इक्वेशन है, जिसका जो समीकरण है वो दिया जाता है आपको -L dI/dt। क्या दिया जाता है? E बराबर -L इंटू dy/dt। ये किस में हो गया? प्रेरण में, यानी प्रेरण में प्रेरकत्व में। इंडक्टर में क्या हो गया इक्वेशन E का? E बराबर -L dy/dt। लेकिन अगर आप इसके सापेक्ष इसमें वोल्टेज देंगे, ये तो इसमें उत्पन्न हुआ होता है फैराडे के लॉ से, लेकिन हमें क्या करना है? हमने इस सर्किट से इसको ये दिया,
क्या कर दिया, यहां से इसको वोल्टेज दिया तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका, यानी इन इंडक्टर में E बराबर, ये तो मेरा कहां था, प्रोड्यूस हो रहा था इसमें, ये क्या था, प्रोड्यूस। लेकिन इनमें क्या होगा, अब इन इंडक्टर में जब आप अप्लाइड E करोगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी और हो जाएगी L इंटू डी वाई ओवर डी टी। क्या हो जाएगी, L E बराबर, ये माइनस अपोजिट हो जाएगा ना, इसमें ये था, इसके अपोजिट हो गया, E बराबर L इंटू डी वाई ओवर डी टी। मुझे निकालनी आई की इक्वेशन, तो डी टी इसके डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, L इसके मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से जो डी आई बराबर है वो आपका आ जाएगा भाई E अपॉन L इंटू डी टी। क्या आ गया आपका, E बट्टे L इंटू डी टी। तो मैंने समझा आपको क्या हुआ, डी टी इसके डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, L इसके डिवाइड में था, L इसके मल्टीप्लाई में था, तो इसके दूसरे पक्ष में किस में जाएगा, डिवाइड। अब आप जानते ही हो कि जब हमें डी आई बराबर इसके लिए इक्वेशन जनरेट करनी है, यानी आई की वैल्यू करनी है, तो मुझे दूसरे पक्ष का और इसका क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। यानी आप क्या कर दोगे, दोनों ओर का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर इंटू इंटीग्रेशन E अपॉन एल इंटू डी टी। तो बराबर E अपॉन एल, ये जो E की वैल्यू है वो क्या है आपकी, ई एम साइन ओमेगा टी है, यहां पर E की वैल्यू लगा दीजिए, तो ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि समाकलन उसी का होता है जो डी के साथ में पद होता है, तो ई एम बटा एल हो गया इस पद के लिए कांस्टेंट, यानी डी आई बराबर हो गया ई एम अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन कर दोगे आई हो जाएगा, ई एम अपॉन एल रह गया, साइन ओमेगा टी का मैं पिछली वीडियो में आपको जब समझा रहा था आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तब मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आपने फिजिक्स की कोई भी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है और आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। और स्पेशली अगर आपको इंटीग्रेशन समझना बायोलॉजी वालों को, तो वो जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका समाकलन क्या होगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो मैंने बताया था कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन जो एंगल के साथ पद होता है वो उसके डिवाइड में चला जाता है। तो ये क्या आ गया, ई एम अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप समझिए, जब ये कॉस ओमेगा टी आ जाएगा और अगर आपको ये साइन में कन्वर्ट, अभी नहीं करते, चलो पहले यहां पे देखते हैं क्या करें। इधर यहां पे समझना भाई, मैं इस वीडियो को, इस आर्टिकल को यहां पर कर रहा हूं। तो फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट कॉस ओमेगा टी बराबर 1 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 1। तो जो I है वो किस में बदल जाएगा आपका, आई एम में। किसके बराबर हो जाएगा ये माइनस पहले लगा लें, ई एम बटे ओमेगा एल। क्या होना चाहिए, ई एम बटे ओमेगा एल हो जाएगा जब मैक्सिमम करंट होगी। मैक्सिमम करंट के लिए क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी बराबर 1। कोई दिक्कत है नहीं है।
चलिए तो आई बराबर आई रहा, ई एम बट्टे एल अपॉन ओमेगा बन गया आपका आई एम, और ये बन गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप चेंज कर लेंगे साइन में भाई, ये माइनस में चल रहा है आपका, ज्यादा नीचे हो जाएगा भाई, चलो इधर समझ लो। तो आई बराबर आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को आप साइन में चेंज कर दीजिए, चतुर्थांश आपने पढ़ाई है, तो माइनस साइन ओमेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यानी ये 90 माइनस थीटा हो गया, साइन का कॉस बन जाएगा, लेकिन ये माइनस आ रहा है तो माइनस थीटा में साइन माइनस का हो जाता है भाई, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या निकल के आएगा? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर हो गया होगा। यहां पर इंटीग्रेशन से जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो करंट इक्वेशन निकल के आई है आपकी, वो निकल के आई है भाई आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये इंटर क्लास में डेरिवेशन नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, तो मैंने केवल ये आपको समझाने के लिए बताया है कि जो करंट इक्वेशन होती है वो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 निकल कर आती है। तो शुद्ध प्रेरकत्व वाले परपथ में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई जो प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध प्रेरकत्व वाले परपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा टी में से 90 अंश घट रहा है। पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है? 90। तो ये कितना डिग्री पीछे माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा ना, तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ अगर आप कभी भी निकालना चाहो तो ऐसे करके निकाल सकते हो। ई की वैल्यू लगा दीजिए, इंडक्टर में प्रोड्यूस कर दीजिए, दोनों ओर का समाकलन कर दीजिए, फॉर मैक्सिमम करंट और कॉस ओमेगा टी बराबर 1 लगा दीजिए। तो कॉस ओमेगा टी बराबर 1 लगा दोगे तो आई एम बराबर निकल कर आ जाएगा ई एम बट्टे ओमेगा एल। क्या निकल कर आ गया? ई एम बट्टे ओमेगा एल। तो ऐसे करके आप इसको क्लियर निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे भाई इसके फेजर और वेव डायग्राम की। इसे मैं भाई मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे, खुद निकाल सकते हो। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्यों होती है पश्चगामी धारा, तो आप ऐसे आर्टिकल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करेंगे इसके वेव डायग्राम की। तो यहां पे 0 है भाई, ऐसे करके ये वोल्टेज चला आपका, और ओमेगा टी यहां पे एंगल है। पहला वाला पाई बाई 2 पाई हो गया, यहां 2 पाई हो गया, यहां 3 पाई हो गया, यहां 4 पाई। तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो ई को बता रहा है। ये किसको डिनोट कर रही है? ई को। अब आप ये देखिए, जब आप करंट की इक्वेशन लाओगे तो ये कह रहा है कि भाई इसी के सहारे चलेगी वो साइन फॉर्म में, लेकिन वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगी। तो यदि आप मर्जी है यहां से स्टार्ट करोगे 90 डिग्री फिर भी हो जाएगा, लेकिन जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट मिनिमम होगी, क्योंकि 90 अंश पे क्या हो जाता है, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जहां पर ई मैक्सिमम होगा वहां से करंट स्टार्ट होगी। ऐसे करके हो गई भाई ये।
ये देखिए आप, यानी कि यहां से जब ये स्टार्ट हुई यहां पर इसका क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, π/2, और यहां पर हो जाएगा इसका 2π/2 बटे 2। तो अब आप समझने की कोशिश करो कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, जब करंट ने स्टार्ट हुआ, जब वोल्टेज 0 हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गई, फिर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट 0 हो गया, फिर वोल्टेज 0 हुआ तो करंट मैक्सिमम हो गई, फिर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट लो हो गई। तो ये 90 डिग्री पश्चिमगामी हो गया। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई वो आ गई आपकी आई के लिए। किसके लिए आ गई, आई के लिए। तो ये तरंग आरेख आ गया आपका, वेव डायग्राम आ गया आपका करंट और वोल्टेज के लिए। ये क्या हो गया, वेव डायग्राम, तरंग आरेख। अब फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका भाई, तो ये आपका क्वाड्रेंट है। यहां पर ओमेगा टी पर आपने क्या दे दिया, ओमेगा टी एंगल पर आपने वोल्टेज को दे दिया, यहां पर ई दे दिया ओमेगा टी एंगल पर। तो जो ई एम बराबर साइन ओमेगा टी होगा वो वैल्यू कहां पर आ जाएगी, यहां पर। ये क्या आ जाएगा आपका ई एम। अब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो 90 डिग्री कैसी हो गई भाई, यहां पर ये आपकी आ गई आई, ये क्या आ गया आपका आई, और इसमें आपस में कितना हो गया 90 डिग्री पश्चिमगामी। तो इसका जो करंट इक्वेशन आई वो आई आपकी आई एम यहां पर। तो ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। ओमेगा टी एंगल पर क्या हुआ, ई आया, ओमेगा टी एंगल पर आई, लेकिन वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी थी। वोल्टेज से कैसी थी वो, 90 डिग्री पश्चिमगामी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई, कि जब ई बढ़ेगा इधर तो आई चलेगी इधर, ई बढ़ेगा इधर तो आई इसके पीछे पीछे चलेगी। यानी जब ई बढ़ेगा तो आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर, ये इधर खिसकेगी तो ये इधर आ जाएगा, यानी कम हो जाएगी। और ई अगर घटेगा तो आई इधर बढ़ेगी, आई इधर बढ़ेगी तो आई एम की वैल्यू बढ़ेगी। यानी जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, और वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है। ये आपका हो गया जी फेज आरेख, फेज आरेख। तो अब आपको इंटरमीडिएट वालों को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हमारी ये बात समझ में नहीं आई है। और अगर आपको वीडियोस देखने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई आवाज या क्वालिटी या फिर डायग्राम की जो बनावट है उसके मामले में, तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको हर एक प्रकार का ज्ञान, क्योंकि इसका चैनल का नाम है गिरो ज्ञान। तो शुद्ध प्रेरक परपथ में क्या हो गया, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। 90 एंगल पीछे हो गई करंट, इससे दिखाई दिया आपको 90 एंगल पीछे हो गई। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।